मैंने सुना कि चिल्ड्रन वॉक टू स्कूल एंड रन टू होम। आपने सुना? मैंने देखा भी, मैंने ऐसे जिया भी। तो किसी ने कहा कि इंजीनियर बनना समाज में बहुत अच्छी चीज है, तो शिक्षा का महत्व था, तो लगा कि इंजीनियरिंग का महत्व ये है कि हम इंजीनियर यदि बनेंगे और बनने के बाद इस सोसाइटी को शायद कुछ बढ़िया देंगे, शायद कुछ बढ़िया एक दुनिया का स्वरूप बनेगा। ऐसी मोटी मोटी कामना लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच गए, है ना। बहुत पढ़ाकू तो थे नहीं, कभी फेल हुए नहीं। कॉलेज में पहुंचने के बाद देखा तो पहला साल था, वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री, वही मैथमेटिक्स। कभी कभी याद आता था कि हमने सोचा था इंजीनियर बनेंगे तो कुछ बढ़िया सोसाइटी के लिए कुछ काम होता होगा, शायद उसके लिए ये सम्मान है, उसके लिए ये इतने बड़े कॉलेजेस हैं, उसके लिए इतना फंडिंग सरकार मौजूद कराती है। कभी कभी याद आता था, क्योंकि दूसरे भी बहुत सारे काम थे। पहला काम तो यही था कि कक्षा 11वीं तक पिक्चरें देखी थी सिर्फ 3, संतोषी माँ, सफेद हाथी और हाथी मेरे साथी। तो पहला पेंडिंग काम तो वही था कि पिक्चरें देखी जाए। कभी कभी वो भी याद आता, कभी कभी ये भी याद आता, पिक्चरें देखेगी 140, कॉलेज लगे कुल मिला के 150 दिन। तो कितना कितना इंटेंसिटी से शिक्षा का काम हुआ। चलिए, रोते गाते इंजीनियरिंग हो गया। और जिस दिन इंजीनियरिंग का आखिरी एग्जाम था, उस दिन मैंने तय करा इतनी बोरिंग पढ़ाई तो जिंदगी में अब कभी नहीं करूंगा, और शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी पेपर है, इसके बाद मैं कभी किताब को हाथ लगाऊंगा ही नहीं। ऐसे निर्णय करके बाहर निकल आए खेलते कूदते। दुर्भाग्य देखिए, एक पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई एग्जाम दे रहे थे, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में, है ना, टीचर बनने के लिए, लेक्चरर बनने के लिए वो जॉब था। संयोग से फॉर्म भर दिए, रिटन टेस्ट हो गया, इंटरव्यू में पहुंच गए। उन्होंने पूछा आपका एजुकेशन में क्या इंटरेस्ट? मैंने कहा कोई इंटरेस्ट नहीं। तो काहे के लिए आ गए? मैंने बोला नौकरी चाहिए। ऐसा बोल के निकला, मैं सोचा सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। पता लगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने के लिए मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। ये भी दुर्भाग्य। कॉलेज में पढ़ाने पहुंचे तो उम्र थी 22 साल और स्टूडेंट होते थे 21 साल 22 साल के। अभी दूसरा संकट चालू हुआ, संकट बढ़ रहे हैं कि जो बच्चा एक अपेक्षा लेकर वहां टीचर से खड़ा हुआ है, हमारे अंदर वो योग्यता नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं था कि हम एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन में कम थे, वो तो हम देते थे, लेकिन जो गौरव, जो सम्मान, जो गंभीरता, जो श्रेष्ठता एक बालक अपने टीचर से उम्मीद करता था, वो हमारे अंदर नहीं थी। इसका हर दिन का स्ट्रगल था, क्योंकि हमारे सामने हमारी उम्र के लड़के और लड़कियां बैठ के पढ़ाई करते थे। हमको वो अपने स्टूडेंट नहीं दिखाई देते थे। अच्छी लड़कियां अच्छी लगती थी तो टीचर जैसा लगते नहीं था, अंदर से फटीचर लगता था, बाहर से टीचर। लेकिन ये संघर्ष चला करीब 1 साल। मुझे लगा ये काम ठीक नहीं है, इसके लायक मैं नहीं हूं। टीचर को तो एक गौरव के साथ, एक सम्मान के साथ खड़ा होना चाहिए, वो शायद योग्यता हमारे अंदर नहीं है। एक और घटना घटी, हम अपने सीनियर टीचर को मानते थे कि ये शायद बहुत ही गरिमा संपन्न लोग हैं, जो साथ में कलीग पढ़ाते थे। किसी 2 सीनियर टीचर को किसी क्रम में मैंने बात करते सुना अपने किसी स्टूडेंट के बारे में। उस दिन उनकी जो बातें सुनी वो यहाँ बताई नहीं जा सकती हैं। उस दिन मुझे भ्रम मेरा टूट गया कि यहाँ एक भी टीचर इस लायक नहीं है जो टीचर बनने लायक हो। तो टीचिंग एजुकेशन को छोड़ के मैं भाग गया कि इस काम में नहीं जाना है। जहां पर रोज अपने मन में पीड़ा आए तो क्या करें, तो दूसरी जॉब ढूंढते हैं, बढ़िया सी कोई इंजीनियरिंग की जॉब करते हैं। काम किए। अभी जैसे जैसे उम्र बढ़ी, है ना, तो ये समझ में आया कि केवल प्रॉब्लम इतनी नहीं है, प्रॉब्लम तो मल्टीफोल्ड है। क्योंकि एजुकेशन की प्रेरणा और एजुकेशन से लेकर व्यवस्था तक की जो बात है, व्यवस्था का अध्ययन करने का एक मौका मिला 25 साल 26 साल की आयु तक। और ये दिखाई दिया कि पूरे इतिहास में जितनी भी प्रॉब्लम हम लेके खड़े हुए,
आज तक हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए हैं, मल्टीफोल्ड हमने प्रॉब्लम को बढ़ाया है। जैसे चाहे वो पॉपुलेशन का प्रॉब्लम हो, चाहे वो एजुकेशन का प्रॉब्लम हो, चाहे वो जॉब का प्रॉब्लम हो, चाहे वो पॉलिटिकल का प्रॉब्लम हो, सिस्टम का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे एनवायरनमेंट का हो, चाहे फ्रस्ट्रेशन का हो, डिप्रेशन का हो, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का हो, फैमिली डिस्प्यूट्स हो, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाई के मुद्दे हो, हम कोई भी किसी भी जगह पर कोई समाधान तक पहुंच ही नहीं पाए। ऐसे में अब जीना क्यों, जीना कैसे, तो उत्तर इतने आता है, मेरे ख्याल से आप सब भी अपनी उस आयु से गुजरे हैं जहां आपने ये निष्कर्ष बनाया कि भैया ये दुनिया ऐसी ही रहने वाली है, अपना अपना भला देखो। तो क्या करो, पैसे कमाओ और जब भी बोर हो जाओ तो मनोरंजन की शरण में जाके बैठ जाओ। हाँ या ना, हाँ या ना। ऐसे भी हमने भी जीना शुरू किया कि ठीक है, सब जगह अगर ऐसा ही है तो इतना ही मान लेते हैं कि दुनिया, जिंदगी कुल इतनी, एक उम्र के बाद पैसे कमाओ। जिंदगी की सफलता इतनी कि जितना हमारे पिताजी ने कमाया उससे अधिक हमने कमाया या नहीं कमाया। ऐसे ही दौर से हम गुजर रहे थे, अचानक एक दिन एक ऐसे आदमी से मिलना हो गया जिसने ये कहा कि मानव जाति की जितनी समस्या है उसका समाधान है। सुन के तो ठीक नहीं लगा, सुन के तो भरोसा नहीं हुआ। जिसने ये कहा कि 700 करोड़ क्या 1000 करोड़ भी जनसंख्या हो, अगर ऐसे 1000 करोड़ लोगों के मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर हो सकता है, तो सहज विश्वास नहीं हुआ। लेकिन दिल तो चाहता है। दिल क्या चाहता था, समस्या या समाधान? समस्या या समाधान? तो हम समाधान ही चाहते थे, हल तो चाहते हैं। तो दिल चाहता है कि समाधान होना चाहिए, जितनी भी प्रॉब्लम है उन सबका समाधान होना चाहिए। लेकिन दिमाग कहता है कि ऐसा होता नहीं है। इसी ऊहापोह में उनसे लगातार मिलना हुआ। दिल और दिमाग की जो लड़ाई है उस व्यक्ति के साथ हमको बार बार जोड़ने पर मजबूर की। और हमने देखा, हमने समझा कि क्यों ये एजुकेशन इतना गड़बड़ हो रहा है, क्यों ये सिस्टम पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं। उस व्यक्ति के साथ जब बात हुई, आदरणीय नागराज जी के साथ जब मिलना हुआ, समझना हुआ, तो देखा कि सारे प्रश्न उत्तरित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये अस्तित्व एकदम ट्रांसपेरेंट है, हम सब इसको समझ सकते हैं, हम सब इसको समझ के ठीक ठीक जी सकते हैं। जब ही उनके साथ अध्ययन की बात शुरू हुई, हम लोग समझने लगे, हम हमारे तमाम मित्र, धीरे धीरे चीजें अनवाइंड होने लगी। अब वापस शिक्षा की तरफ हमारी रुचि होने लगी। मैं एक स्टूडेंट बन गया। तब मुझे ये समझ में आया कि ये स्टूडेंट कहाँ मर गया था, ये टीचर क्यों नहीं थे, है ना। एक टीचर क्या होता है, अगर कोई एक व्यक्ति जो सारे उत्तर के साथ खड़ा हो, आपके अंदर विद्यार्थीपन वापस जाग जाता है। अगर कोई टीचर, अगर कोई पेरेंट्स उत्तरों के साथ नहीं है, हम सब अपने बच्चों को रास्ते में खोते जा रहे हैं। अगर इसको आप अच्छे से देखेंगे, एक उम्र के बाद आपके घर में आपके सारे बच्चे आपको रोल मॉडल मानते हैं, आपकी कही गई सभी बातों को अंतिम सत्य मानते हैं। फिर क्या ऐसा गुजरता है कि वो आपकी बात को सुनना बंद कर देते हैं। केवल एक कारण हमको समझ में आया, वो कारण इतना ही है कि हम जो कुछ भी बात उनको कह रहे हैं, या तो वो उनके सुख के अर्थ में नहीं है, या हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है, उसमें प्रामाणिकता का अभाव है। बच्चा तो आज भी सुनना ही चाहता है। जबकि हर घर में अगर आप देखेंगे तो एक उम्र के बाद, है ना, माता पिता अपना सर्वस्व अपने बच्चों के लिए लगाते हैं। उसके बावजूद भी उनको लगने लगता है कि उनके बच्चे अब उनकी सुनते नहीं हैं। वहीं पर बच्चों को यह लगने लगता है कि माता पिता हमको समझ नहीं पा रहे हैं। ये क्या गड़बड़ हो गया? इस पूरी बात में अगर समझने जाएंगे तो ये समझ में आया, आदरणीय नागराज जी के साथ ये समझ में आया कि हम यदि प्रमाण के साथ, यदि हम प्रामाणिक आचरण के साथ जीते हैं, तब चीजें बदलती हैं और एक शिक्षा का नया स्वरूप निकल के आता है। इसी बीच में एक घटना घटी। हमारे घर में शादी हो गई थी मेरी, हमारे घर में खुशखबरी का टाइम आया।
तो मैं सोचा कि जिस विद्यालय से, जिस स्कूल सिस्टम से मैं गुजरा हूं, कम से कम हमारे यहाँ जो बच्चा आने वाला है, इसको तो इस सिस्टम से हम नहीं गुजारेंगे। कुछ ना कुछ तो एजुकेशन को उन बाउंड्रीज से, उन किताबों से, उन अरुचिकर मेथड से बाहर निकालने की जरूरत है, जहां पर कि हर बच्चा, और कम से कम ये बच्चे के साथ सभी बच्चे, एक दीवार के बाहर, एक बॉक्स के बाहर, एक सच्चाई के साथ, किताब के पन्नों से आगे, जिंदगी के पन्नों के साथ इस पूरे खुले आकाश में अपने आप को पहचान सके, अपने महत्व को जान सके और ऐसी खुशहाली पूर्वक जीने की जगह में आ सके जहां से कि दुनिया को एक नया रास्ता मिले। दुर्भाग्य ये है, आप सब लोग, हम लोग जानते हैं, आज तक हम अपने बच्चों को कुछ नहीं दे पाए, केवल 2 ऑप्शन दे पाए हैं, या तो उसको बड़ा होकर नौकर बनना है या बड़ा होकर उसको व्यापार करना है। आपके घर में जो बच्चा पैदा हुआ है, ना तो वो नौकर बनने के लिए पैदा हुआ और ना ही वो व्यापार करने के लिए पैदा हुआ है। व्यापार का मतलब ही है शोषण, नौकर का मतलब ही है शोषित। यदि हम इतने विद्वान मिलकर भी यदि अपने बच्चों के लिए केवल 2 ही ऑप्शन क्रिएट कर पाए हैं, तो सोचिएगा हम अपने बच्चों को क्या प्यार करते हैं, हम अपने बच्चों के साथ क्या स्नेह करते हैं, हम अपने बच्चों को दे क्या पा रहे हैं। केवल मनोरंजन के सहारे ये जिंदगी चलती नहीं है, ये आप सभी जानते हैं, आप सबने खूब मनोरंजन करके देखा है। केवल टूरिज्म के सहारे, नेशनल इंटरनेशनल टूरिज्म के सहारे, केवल गीत संगीत नृत्यों के सहारे आपकी जिंदगी चलती नहीं है। ये सब नहीं करना, ये नहीं कह रहा, लेकिन चलती नहीं है। तो ये सोचने की बात बनी कि कैसे हम इनको एक ऐसा एजुकेशन दे सकें जिसमें कि अब नौकरी नहीं हो, व्यापार नहीं हो। इस पूरी नेचर में, हम सब नेचर का एक भाग हैं, नेचर में कोई नौकर नहीं है, नेचर में कहीं व्यापार नहीं हो रहा है। तो हम लोग कहां से ले आए? ये किसका आइडिया है? इसका स्रोत कौन है? इसका मालिक कौन है? यदि आप ऐसी दुनिया अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं जहां पर उनके लिए केवल 2 ऑप्शन है, आप यकीन मानिए, है ना, वो आपके साथ वो स्नेह, वो गौरव तो महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई नौकर बनना चाहता नहीं है। ऐसे विद्यालय की कामना हमने अपने बच्चे के लिए किया, और देखिए जब इसको समझने गए तो ये समझ में आया कि ये जो शिक्षा है ये बिना व्यवस्था के हो नहीं सकती है। तो इस पर लगातार बातचीत करते रहे और कई परिवारों से बात किया, कई हजारों लोगों से बात किया। उसके बाद कुछ लोगों को ये भरोसा बना कि बिना नौकरी के और बिना व्यापार करे हम लोग सम्मान के साथ, अपने आंख में अपने प्रति सम्मान के साथ हम जी सकते हैं। अभी मैं वहाँ बैठा था तो हमारे आयोजक में एक ने आके पूछा कि सर आपको कोई सम्मान मिला है क्या? तो मैंने कहा देखिए, अब तक हम लोग दूसरों के सम्मान से ही, दूसरों से ही सम्मान पाने के लिए जी रहे हैं। अब यहां से एक नई यात्रा है, अपने आंख में अपने प्रति सम्मान हो जाए। मैं कुछ ऐसा जीऊं जो हर मानव जी सकता है, मैं कुछ ऐसा कर सकूं जो मैं चाहता हूं और हर मानव चाहता है। मैं कुछ इस प्रकार से जी सकूं जिस प्रकार से जीने की व्यवस्था प्रकृति प्रदत्त है। हमको कोई नया ढूंढ के लाना नहीं है। प्रकृति में हम सबका होने का महत्व क्या है, यदि वो सब मैं समझ पाता हूं, यदि वैसा मैं जी पाता हूं, तो एक बेहतरीन दुनिया की तरफ मैं चलता हूं और मुझे किसी भी अवार्ड की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मेरे प्रति मेरा सम्मान ही मेरा गौरव है, मेरा मूल्यांकन है, वही मेरी तृप्ति है। कई परिवारों से बात हुआ, पूरे देश में, दुनिया में हमारे कई मित्र करते हैं। संयोग से कुछ परिवार हमारे साथ जुड़ते चले गए और एक काफिला तैयार हुआ जिसका नाम है मानव चेतना विकास केंद्र, जहां पर हम लोग अपनी चेतना के विकास के लिए रात दिन काम करते हैं, साथ में इसको शेयर भी करते हैं जो जो हमारी उपलब्धि है। और आज करीब करीब 20 से 30 परिवार वहां लगातार इस पर शोध कर रहे हैं। कई परिवार इसको जानना चाहते हैं और एक ऐसे विद्यालय की तरफ हम पहुंच गए, बनने के स्वरूप में पहुंच गए, जहां पर कि अब बच्चे को कोई फीस नहीं, टीचर को कोई तनख्वाह नहीं।
बच्चे को कोई डिग्री नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई व्यापार नहीं, शायद रात भर नींद नहीं आएगी कि ये कैसे होता है। और मेरा आशय भी इतना ही है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपने देखे, अब आप लोग रात भर जाके सोचिए कि जो नौकरी आप कर रहे हैं क्या आप वाकई में दिल से कहिए आप करना चाहते हैं। जो बिजनेस आप कर रहे हैं तो अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि वो बिजनेस करके आपको तृप्ति है, या तो हम ये मान लें ये दुनिया ऐसे ही मरेगी, हम सब इसी समस्याओं में मरेंगे, या ये जानने की कोशिश करें कि दिल की आवाज क्या है और प्रकृति में उसको पूरा करने का व्यवस्था क्या है। यदि मुझे सांस चाहिए, यदि मेरे को हवा चाहिए, यदि मेरे लंग्स में ऑक्सीजन चाहिए तो धरती में हवा है। यदि मेरे शरीर में प्यास लगती है तो धरती में पानी है। यदि मुझे भूख लगती है तो धरती में खाना है। यदि मुझे सुख चाहिए, तृप्ति चाहिए तो धरती में उसकी व्यवस्था है। और ये मॉडल आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है, आप उसको आके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जहां पर कई परिवार अपने बच्चों के साथ एडमिशन लिए हुए हैं, कई परिवार अपने बच्चों के साथ एडमिशन लिए हुए हैं, बच्चे परिवार के साथ एडमिशन है, और एक ऐसे विद्यालय की तरफ हम लोग पहुंच गए हैं जो कोई बाउंड्री नहीं है, कोई क्लासरूम नहीं है, 24/7 विद्यालय है। और वो जो कहानी थी जो मैंने बचपन से सुनी कि चिल्ड्रन वॉक टू स्कूल रन टू होम, उसमें दुख था, उसको बदलने की जगह पे हम आ गए हैं। अब चिल्ड्रन रन टू स्कूल एंड चिल्ड्रन रन टू होम।